हेलो गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि जो मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा सीआरपी से रिलेटेड, उसके अंदर मैं आपको डिफरेंसेस के बारे में बताऊँगा। किन किन चीज़ के कि बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, कोग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, ऐसे इनके नॉन कोग्निजेबल केस, कोग्निजेबल केस, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में क्या फ़र्क है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आज मैं ये आपके डिफरेंसेस जो आपके डाउट मन में है लेकर मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। और अगर आपको इससे पहले जो मैंने वीडियो करी है कंप्लीट, मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या करा। मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं सीआरपीसी के अंदर कि भाई आपको चैप्टर्स अगर लर्न करने हैं तो आप कैसे चैप्टर्स लर्न कर सकते हो, मैंने ये बताया है। दूसरी चीज़, मैंने जो सेक्शंस हैं सीआरपीसी का, जो सेक्शन 2 है उसके अंदर जो डेफिनेशंस दे रखी हैं, उन सब डेफिनेशंस को मैंने डिकोड करा है, जो बेरेक्ट की लैंग्वेज है उसको, और मैंने सिंप्लीफाई वे में कोशिश करी है कि आपको समझ आ जाए, आप डाइजेस्ट अच्छी तरीके से कर ले ताकि आपको अंडरस्टैंड वो चीज़ें हो जाए। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, सबसे पहले मैं बताता हूँ होता क्या आपको। मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया, तो जब अपराध आपने कोई करा है तो उसके बाद आपको उस ऑफेंस अपराध के लिए बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती। क्योंकि कई बार कुछ ऑफेंसेस होते हैं, ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस नहीं होते, तो उनमें बेल मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन कुछ ऑफेंसेस इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं उनमें बेल नहीं मिल सकती। तो किस में बेल मिलेगी, क्या मिलेगी, क्या इनमें डिफरेंसेस होता है। आपने सुना भी होगा कि यार ये तो ऑफेंस बेलेबल है, इसमें बेल इजीली मिल जाएगी, लेकिन अरे यार ये तो नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया, इसमें मुश्किल है बेल मिलना। तो ये डिफरेंसेस कैसे पता लगेंगे कैसे नहीं, तो मैं बताऊँ। अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं वो लेस ग्रेव और लेस सीरियस होते हैं, यानी कि ज़्यादा सीरियस वो ऑफेंसेस नहीं होते और वो ऑफेंसेस लेस ग्रेव होते हैं। बट इसके अगर उसमें अपोजिट साइड देखा जाए, आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस, वो ज़्यादा सीरियस होते हैं और ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं। ये हो गया पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क आएगा जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं। अब पता कैसा लगेगा कि बेलेबल ऑफेंस कौन से नहीं है। तो जिन भी ऑफेंसेस की पनिशमेंट 3 साल से कम की है, जिन भी ऑफेंसेस की पनिशमेंट 3 साल से कम की है या फिर फाइन है, वो हो गए कौन से, बेलेबल ऑफेंस। बट जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट 3 साल या फिर 3 साल से ज़्यादा की है, वो कोई भी ऑफेंसेस हो सकते हैं, जिन भी ऑफेंसेस की पनिशमेंट 3 साल या फिर 3 साल से ज़्यादा है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गए। इसके बाद आएगा बेलेबल ऑफेंस में अगर आप बेल क्लेम कर रहे हैं तो आप एज अ राइट क्लेम कर रहे हैं। आप कोर्ट को कह सकते हैं कि भाई ये तो बेलेबल ऑफेंस है, इसमें मुझे राइट है बेल देने का, तो आप मेरे को बेल दे दीजिए। तो इसमें आप क्लेम कर रहे हैं एज अ राइट। बट जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर आप बेल मांगेंगे तो इसमें आप फिर एज अ राइट बेल नहीं मांगेंगे। इसमें क्या है, इसमें कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट की अपनी पावर है कि वो आपको बेल ग्रांट कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसलिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ये कोर्ट की अपनी मर्जी है कि वो आपको बेल ग्रांट करे या ना करे, वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शनरी पावर है। आप इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। नॉन बेलेबल, सबसे पहले बेलेबल ऑफेंसेस के, बेलेबल ऑफेंसेस के क्या क्या हो सकते हैं। मान लीजिए आपने राइट्स रिलेटेड कोई ऑफेंस कर दिया, या फिर मान लीजिए आपने अनलॉफुल असेंबली जो हो रही थी उसके आप मेंबर हो, या फिर आपने कोर्ट के अंदर फॉल्स एविडेंस वगैरह कुछ दिया है। तो ये सब ऐसे इन चीज़ों से रिलेटेड आपने कोई ऑफेंस करा तो वो आ गए बेलेबल में। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि जो ऑफेंसेस है ये लेस ग्रेव और लेस सीरियस है, ठीक है, सीरियस इन नेचर। बट अब इसमें आ जाओ ग्रेव एंड सीरियस इन नेचर में कौन कौन से, रेप, मर्डर, ये एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि ये क्या, ये बहुत ज़्यादा ग्रेव और सीरियस ऑफेंसेस है, तो ये हो गए नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बाकी आप वाला क्राइटेरिया चेक ही कर सकते हैं कि भाई थी। और हाँ, फर्स्ट शेड्यूल में इसके बारे में दे रखा है, अगर आप फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे सीआरपीसी का, वहाँ पे मेंशन है मर्डर, रेप 3 साल या फिर 3 साल से ऊपर नॉन बेलेबल, 3 साल से नीचे वाले बेलेबल। कोग्निजेबल, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, कहीं भी आप कोग्निजेबल ऑफेंस पढ़े या कोग्निजेबल केस समझे, दोनों का जो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ वो वही होगा। या फिर आप नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस पढ़े या फिर नॉन कोग्निजेबल केस पढ़े, वही मीनिंग आप मान के चलिएगा, जो इसमें आ रहा है वो उसमें आएगा। सबसे पहले सेम चीज़ वही, सीरियस इन नेचर होने चाहिए, ग्रेव होने चाहिए। कौन से, कोग्निजेबल ऑफेंस। कोग्निजेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस, जो सीरियस इन नेचर होंगे और ग्रेव होंगे। और नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, ना तो वो सीरियस है ना ही वो ग्रेव है ऑफेंस। इसके बाद आ जाओ जो कोग्निजेबल ऑफेंस है, उनमें जो ऑफेंस की पनिशमेंट होती है, मान लो कोई ऑफेंस है उसकी पनिशमेंट 3 साल या फिर 3 साल से ज़्यादा है, सेम वही बेलेबल ऑफेंस वाली, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस वाली। अगर किसी ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा या फिर 3 साल है, 3 साल या फिर 3 साल से ज़्यादा, वो हो गए कोग्निजेबल ऑफेंस। और इधर की साइड अगर जिस ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल से कम की है, 3 साल से कम की है, वो हो गए नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस।
ठीक है, ऐसे ही कॉग्निजेबल केस और नॉन कॉग्निजेबल केस, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाइए थर्ड में। थर्ड पॉइंट कहता है अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल केस में पुलिस को पावर है, पुलिस को जैसे पता लगता है कोई ऑफेंस हुआ है, मान लो बोला जाए कि भाई यहाँ पे मर्डर हुआ है, तो पुलिस वहाँ पे कोर्ट जाके मजिस्ट्रेट साहब से आपके अरेस्ट वारंट नहीं लेकर आएगी। पुलिस हैव अथॉरिटी टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। बिना वारंट पुलिस उस पर्सन को जाके अरेस्ट कर सकती है। इसके बाद आ जाओ इसके अपोजिट में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, उसके अंदर पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। कब अरेस्ट करेगी? जब वारंट होगा। पुलिस डोंट हैव अथॉरिटी टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। पुलिस को कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है, पुलिस को वारंट चाहिए उसके अंदर, तभी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। इसके आ जाओ फोर्थ पॉइंट में। इसमें क्या है, जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी का वेट नहीं करेंगे, ठीक है, वो ड्यूटी बाउंड है। उनको इन्वेस्टिगेशन जैसे ही पता लगेगा कि भाई यहाँ पे कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे बिना किसी ऑर्डर या डायरेक्शन के। ये नहीं कि वेट करेंगे या फिर कोर्ट से डायरेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिना उसके भी कर सकते हैं। अब अपोजिट साइड में आ जाओ, उसके अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पहले मजिस्ट्रेट साहब बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, तभी वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर सकते हैं। इसमें एक मैंने क्वेश्चन पूछा था लास्ट उसमें वीडियो में, हालांकि किसी ने कोई आंसर वगैरह नहीं दिया उसका, तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए दो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गए, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, करा सेम बंदे ने, तो ऐसे में जो दो कॉग्निजेबल ऑफेंस है कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो अगर 3 ऑफेंस हुआ है टोटल, अब इन तीनों को कॉग्निजेबल केस में डालोगे, नॉन कॉग्निजेबल केस में डालेंगे, तो मैं आपको बता दूं कहीं भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस आ गया तो सीधा सीधा कॉग्निजेबल केस के अंदर जाएगा। चाहे 10 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, चाहे एक नॉन कॉग्निजेबल, वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस आ गया तो कॉग्निजेबल केस के अंदर जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ ये रखना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस को अथॉरिटी है कि वो बिना वारंट के पर्सन को अरेस्ट कर सकती है, बट पुलिस को पावर ये भी है कि वो पर्सन को अरेस्ट ना करे, ये पुलिस की अपनी मर्जी है। ये नहीं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस करा तो पुलिस अरेस्ट 100% करेगी, ऐसा कोई भी मैंडेटरी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये पुलिस की अपनी मर्जी है, अगर उसको लगता है अरेस्ट करना है तो करेगी, नहीं है तो नहीं। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे ना जब सेक्शंस, तो वहाँ पर लिखा भी है, मे वर्ड यूज़ हो रखा है वहाँ पे, जिससे आपको पढ़ के पता लग जाएगा कि यहाँ पे पुलिस को कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। और मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप एक्ट पढ़ोगे ना, मे शैल, इन चीज़ों पे जरूर गौर करना, इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि ये एक वर्ड पूरे सेक्शन का मीनिंग बदल देता है। तो इस चीज़ को खासा ध्यान रखना जब भी आप डायरेक्ट कोई भी पढ़ोगे, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, मे शैल का जरूर ध्यान रखना। अब इसके बाद आ जाओ, जो थर्ड डिफरेंस बताऊंगा मैं इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में, हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं है ये बड़ा, लेकिन फिर भी आपके समझाने के लिए, जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ठीक है, एंड ट्रायल इज़ अ जुडिशियल प्रोसेस। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या बात बोल दी। देखिए, जो हमारी पुलिस वगैरह है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में आती है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट वगैरह रन, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ेंगे वहाँ पर इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ये प्रोसेस है, यानी कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पर जो ट्रायल है वो ट्रायल पुलिस नहीं करती। ट्रायल कहाँ होता है? ट्रायल होता है कोर्ट में। तो ट्रायल क्या है? ट्रायल एक जुडिशियल प्रोसेस है। आगे समझ। अब इसके बाद आ जाओ अगले में, इन्वेस्टिगेशन प्रीसीडिड्स ट्रायल, ठीक है, ट्रायल से पहले इन्वेस्टिगेशन होती है। ये आगे समझ। इसमें सिंपल है, आप इधर भी लिख सकते हो प्रीसीडिड्स वगैरह, क्योंकि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा वो ना मिले तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। इसका मतलब सिंपल यही है कि ट्रायल स्टार्ट होगा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर चार्ज होती है, फिर चार्ज के बाद होता है ट्रायल शुरू। हालांकि इसमें चार्ज के बारे में डिफरेंस नहीं है, तो हम चार्ज को छोड़ देंगे, हम कहेंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल शुरू होता है हमेशा। ये डिफरेंस आपका क्लियर आ गया। अब आ जाओ वारंट एंड समन केसेस में डिफरेंस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये डिफरेंस समझना। और ये जितना भी मैंने आपको बेलेबल नॉन बेलेबल वगैरह जो जो बताया, उन सबसे बिल्कुल अलग है ये चीज़। वारंट केस जो है, उसके अंदर किसी पर्सन ने अगर कोई ऑफेंस करा है और उसकी पनिशमेंट है 2 साल से ज़्यादा की। कितने? 2 साल से ज़्यादा की। यहाँ मैं 2 साल नहीं कह रहा, ध्यान रखना। 2 साल से ज़्यादा की अगर किसी भी ऑफेंस की पनिशमेंट है, वो वारंट केस के अंदर जाएगा, वारंट केस में चलेगा। बट अगर 2 या फिर 2 साल, 2 या 2 साल से नीचे का कोई भी ऑफेंस है जिसकी ऑफेंस की पनिशमेंट 2 या 2 साल से नीचे, वो जाएगा समन केस के अंदर। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि मान लीजिए एक ऑफेंस कर दिया जिसकी पनिशमेंट है 7 साल,
उसी के साथ उसने 2 और ऑफेंस कमिट करे हैं जिनकी पनिशमेंट 2 साल क्या है या फिर 2 साल से नीचे है, तो ये समन केस में जाएगा, वारंट केस में, ये जाएगा वारंट केस में। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो वारंट केस है वो एलेबोरेट तरीके से मेंशन है, बट जो समन केस है वो ज़्यादा एलेबोरेट है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद जो वारंट केस है उनके अंदर चार्ज वगैरह होते हैं, ठीक है, जबकि जनरली तौर पे समन केसेस में चार्ज वगैरह नहीं होते, नोटिस होते हैं, पर्टिकुलर्स होते हैं, ऑफेंसेस वगैरह के मेंशन। ये समझ आ गया आपको। इसके बाद वारंट केस जो होता है, मान लीजिए कोई ऑफेंस हुआ जिसकी पनिशमेंट 7 साल है, बट बाद में पता लगा ये वाला ऑफेंस नहीं लग रहा है, ये लग रहा है जिसकी 2 साल से कम की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वारंट केस को समन केस में कन्वर्ट करोगे, नहीं। अगर वारंट केस शुरू हो गया तो वो चलता रहेगा, फिर वो समन में नहीं होगा। बट अगर वो समन केस पहले चल रहा है बट बाद में पता लगा कि नहीं यार, ये जिस ऑफेंस जो इसने कमिट करा है ना, वो 2 साल वाले ऑफेंस में नहीं आ रहा, वो तो 7 साल वाले में आ रहा है। मान लो उसने कोई ऑफेंस कमिट करा, पुलिस ने देखा कि भाई ये ऑफेंस है, पुलिस ने बता दिया जी इसकी तो 2 साल है, चला गया वो समन केस में। बट बाद में पुलिस को पता लगा नहीं यार, इसने तो ऑफेंस ज़्यादा सीरियस और ग्रेव करा है, आप ये भी डाल सकते हैं सीरियस और ग्रेव ऑफेंस, तो वो वारंट समन से वारंट केस में जा सकता है, लेकिन वारंट से समन केस में नहीं जा सकता, ध्यान रखना है बात, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इन केसेस का। अगर वारंट केस है, इसका वही होता है जब चार्ज वगैरह से बंदा हट सकता है, विड्रॉल हो सकता है चार्ज वगैरह, अगर केस का हट सकता है केस, तो चार्ज वगैरह में डिस्चार्ज वगैरह हो जाए कोर्ट द्वारा तो हो सकता है। लेकिन जो समन केस है उसके अंदर तभी होगा जब पर्सन अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर लेगा। अगर बंदा अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर लेता है तो ठीक है, अगर अपनी कंप्लेंट विड्रॉ नहीं करता तो वो फिर चलता रहेगा। यही मेन डिफरेंसेस थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आशा करता हूँ सबको एकदम अच्छी तरीके से चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर नहीं आई, आपको कुछ लगता है चेंज होना चाहिए, ये चीज़ समझ नहीं आई, वो चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करके बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि कोई आपको कमी लगी हो या कुछ लगी हो। बाकी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ना।